Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC NET Management faculty, and today we are going to learn about national income, how to calculate national income, and just quick recap कि कल हमने क्या किया था। कल हमने देखा था कि इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करते हैं, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, जिसमें हमने इन्फ्लेशन के मैनेजमेंट करने के लिए फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ा था। और जो टूल्स थे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के, क्वांटिटेटिव टूल्स हों या क्वालिटेटिव टूल्स हों, उनको हमने देखा था। तो आज देख लेते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। सो नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ country during a financial year. It's also include the total income earned by the citizen through productive economic activity within the same time period. So basically हमारी जो नेशनल इनकम क्या होता है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जितना भी हमने टोटल फाइनल गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करें एक कंट्री में इन अ वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना जितना हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, उसकी जब हम मनी वैल्यू को एडअप कर लेते हैं तो उसी को बोल देते हैं हम नेशनल इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर इनकम, चार तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड को लगाते हैं तो हमें जो इनकम अर्न होती है वो होती है हमारी रेंट। जब हम लेबर लगाते हैं तो उससे जो इनकम अर्न होती है वो होती है वेजेस। जब हम कैपिटल को एम्प्लॉय करते हैं कुछ कमाने के लिए तो हम क्या कमाते हैं? इंटरेस्ट कमाते हैं। और जब एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द प्रोडक्शन, तो वहाँ से हम क्या अर्न करते हैं? प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो यही चार हमारे क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और उससे जो हम इनकम अर्न करते हैं वो होती है रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द सरप्लस दैट रिमेन आफ्टर पेइंग अदर थ्री फैक्टर: इनकम, रेंट, लेबर, इंटरेस्ट। इट इज़ रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली हमारा प्रॉफिट क्या होता है? जब आपने टोटल जितना पैसा कमाया उसमें से आपने ये तीनों फैक्टर दे दिए, पहले तीनों फैक्टर को आपने इन तीनों को पे कर दिया, और जितना पैसा जो बचा वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। वो किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति को मिलता है, जैसे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ये था हमारा बेसिक कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं और उनसे और क्या क्या इनकम अर्न होती है उनके थ्रू। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये एक्सपेंडिचर मेथड है, उसकी इक्वेशन है। हम आगे अभी देखेंगे कि 3 मेथड होते हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सो 3 मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सबसे पहला मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? इनकम नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द इनकम्स earned by the individual or businesses for their contribution of land, labor, capital and entrepreneurship। हमने अभी यही पढ़ा था कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब हम एम्प्लॉय करते हैं, लगाते हैं, तो जो उनके थ्रू जो हम इनकम अर्न करते हैं, कौन कौन सी इनकम अर्न करते थे अभी हमने यहाँ पे 4 भी देखी थी: रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो जब उन सबको हम ऐड कर लेते हैं, है ना, ये वही लिखी हुई है 4 तरह के जो प्रॉफिट्स थे हमारे, वही लिखे हुए। जब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने पर जो बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं? नेशनल इनकम बोल देते हैं। कौन से मेथड के थ्रू है? इनकम मेथड के थ्रू। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वेज और सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे पेंशन और गिफ्ट। बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए इनको हम काउंट नहीं करते हैं। या फिर कोई इलीगल इनकम होगी या विंडफॉल गेन हो गया, एकदम सडन कोई गेन हुआ, उसको भी हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस सेक्टर। इनकम इज रिकॉर्डेड बिफोर टैक्स। इस मेथड में जो इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं, जो सम अप करने के लिए, वो बिफोर टैक्स ली जाती है।
नॉट आफ्टर, टैक्स के बाद नहीं, मतलब पहले हम सब चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इनकम मेथड। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, इसका दूसरा नाम भी है आउटपुट मेथड, ये सेकंड नाम याद रखना ज़रूरी है। तो क्या क्या होता है कि आप हर स्टेज में कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, और जब हमारा फाइनल गुड्स बन जाता है ना, तो उस पर हम इसमें क्या करते हैं कि हर स्टेज पे हमने कितनी वैल्यू एडिशन किया है अपने प्रोडक्ट में, और उन सबको जब हम एडअप कर देते हैं तो उस मेथड को बोल देते हैं वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बाय द ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हर एक, पहले कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में था, फैक्ट्री के पास फिर वो कहीं उसका मतलब फिर कहीं फैक्ट्री में था, फैक्ट्री के बाद कहीं वो और गया, फिर वहाँ पे उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन हुआ, फिर वो तीसरी स्टेज में गया, मान लो वहाँ भी उसमें कोई वैल्यू एडिशन हुआ। तो ऐसे करके हर स्टेज में क्या हो रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, और उनको हम सम करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। फार्मर सेल बीट, जो फार्मर है, जो किसान है, उसने अनाज कोई गेहूँ उगाए, उसने 100 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है। उसके बाद फ्लोर मिल, उसका आटा बना, फ्लोर मिल सेल फ्लोर फॉर बेकरी, जो आटा बना और बेकरी को बेचा गया 220 रुपये में, ठीक है। तो 100 रुपये का लिया और 220 रुपये में बेच दिया, तो कितने का वैल्यू एडिशन हुआ इस प्रोसेस में, 120 रुपये का। ऐसे ही बेकरी ने क्या किया, उसकी ब्रेड बना दी और कंज्यूमर को बेच दी, अल्टीमेटली कितने रुपये अर्न किए, 400। तो 120 का ख़रीदा और 400 रुपये कमा लिए। तो यहाँ से क्या हुआ, कितने का वैल्यू एडिशन हुआ इस प्रोसेस में, 180 रुपये का, 180 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया यहाँ पे, 400 का सामान वो हो गया। तो टोटल वैल्यू एडिशन 400 हुआ, विच इज़ इक्वल टू द फाइनल प्राइस ऑफ द ब्रेड, ठीक है। फाइनल प्राइस ऑफ द ब्रेड हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। तो इसका दूसरा नाम होता है आउटपुट मेथड। अवॉइड डबल काउंटिंग बाय फोकसिंग ओनली ऑन नेट एडिशन एट ईच स्टेज। इस मेथड का एडवांटेज क्या होता है कि इसमें आप डबल काउंटिंग नहीं करते हैं, और ये मेथड एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है जीडीपी कैलकुलेशन में। कौन सी जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं, सेक्टर वाइज हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर जो हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत परसेंटेज है, तो यही उन्हीं सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। पहला हो गया हमारा इनकम मेथड कि आपने कितना पैसा कमाया, उसके बेस पे। दूसरा हो गया कि आपने हर एक लेवल पे कितना वैल्यू एडिशन किया, और तीसरा मेथड हो गया एक्सपेंडिचर कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, है ना। खर्च पे हो गया ये, खर्च के बेस पे। एक हुआ कमाने के बेस पे, एक हुआ वैल्यू एडिशन, और तीसरा हुआ खर्च के बेस पे। जो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, टोटल आउटले मेथड भी इसको हम बोलते हैं। इसको सेकंड मेथड है, इसको आउटपुट मेथड बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना हम पहले ये देख लेते हैं। दिस मेथड अज्यूम दैट ऑल इनकम इज आइदर स्पेंट ऑन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। जो यही कह रहे हैं कि आप मतलब आप या तो आप जो आपकी इनकम है, या तो आप उसको कंजप्शन के लिए यूज करेंगे, या फिर आप उसे इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये इसीलिए इसे खर्च वाला मेथड बोला गया है, एक्सपेंडिचर मेथड से बोला गया है। तो इसमें सारे खर्चे जोड़ लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कितना खर्च कर रहा है, कितना इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, या टोटल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कितना है। तो इन सबको जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू क्या निकल के आता है, नेशनल इनकम। तो ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड कैप्चर द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। इट हेल्प एनालाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड अपॉन स्पेंडिंग बिहेवियर। यहाँ से ये टर्म इम्पोर्टेंट है, स्पेंडिंग बिहेवियर वाला, कि ये किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देता है, देखता है स्पेंडिंग बिहेवियर एक्टिविटीज़ को। कुछ इम्पॉर्टेंट की टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं पहले नेशनल इनकम पढ़ने से। कौन कौन से, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस बेसिकली क्या होता है कि जितना आप किसी सामान के लिए पे कर रहे हैं। जैसे अभी वाले एग्जांपल हमने 400 पे किया था अपनी एक ब्रेड की, तो जो फाइनल प्राइस था ब्रेड का, है ना। तो ऐसे मार्केट प्राइस क्या होता है, जो फाइनल प्राइस कंज्यूमर पे करता है किसी सामान को खरीदने के लिए मार्केट से। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इन द
मार्केट। कोई सामान को खरीदने के लिए जो प्राइस पे किया है कंज्यूमर ने उसको बोल देते हैं मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे इंक्लूड होते हैं और इसमें सब्सिडीज़ क्या होती हैं, एक्सक्लूड होती हैं। सब्सिडी यहाँ पे एक्सक्लूड होती है। तो मार्केट प्राइस में हमें ये फॉर्मूला ज़रूरी है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं पेपर में और अभी हमें आगे काम भी आएगा। तो इसमें क्या होता है कि देखो इनडायरेक्ट टैक्स को तो ऐड कर रहे हैं लेकिन सब्सिडी को माइनस कर रहे हैं। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होंगे और सब्सिडी माइनस होंगे। उसका होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएंगे और सब्सिडी इंक्लूड हो जाएगी। तो ये होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा था उसको टोटल कॉस्ट कितनी आई उसको बोल देते हैं फैक्टर कॉस्ट, है ना। उसे एक्चुअल कितनी कॉस्ट लगानी पड़ी तो उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर कॉस्ट। जो एक्चुअल जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप 4 एक्टिविटी लगा रहा है और इनको लगाने पर जो कॉस्ट पड़ रही है उसको बेसिकली हम बोल देते हैं फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट में हमारे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होते हैं और सब्सिडी ऐड होती है, ठीक है। जो हम अपनी नेशनल इनकम, जो प्योर जो एक्चुअल जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं वो फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेट की जाती है। एनएनपी को जब हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो उसी को बोल देते हैं हम नेशनल इनकम। ये हम आगे अभी और देखेंगे। इसके बाद है नॉमिनल प्राइस और करंट प्राइस। नॉमिनल प्राइस या करंट प्राइस एक ही बात होती है। जितना मार्केट में अगर किसी चीज़ का जो प्राइस चल रहा है, मान लो आज मान लो पार्ले का जो बिस्किट आता है उसके 5 रुपये पर पैकेट प्राइस है, 5 रुपये प्राइस है ना उसका पर पैकेट। तो ये क्या होगा, करंट प्राइस। लेकिन अगर हमने कोई बेस ईयर डिसाइड कर दिया पहले से कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे एक बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, अभी के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे। मान लो बेस ईयर आज से 10 साल पीछे की, मान लो 2015। तो 2015 में जो प्राइस होगा पार्ले जी का उसे हम उसका एक्चुअल प्राइस मानेंगे और आज की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। तो नॉमिनल प्राइस क्या होता है, बेसिकली करंट प्राइस होता है जो एक्चुअल प्राइस अभी चल रहा है। प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस इन द करेंट ईयर। और ये हम दो कॉन्सेप्ट अलग अलग क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो नॉमिनल प्राइस है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग होता है तो जिससे क्या होता है कि वहाँ उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट ज़्यादा दिखता है। कभी कभी एक्चुअल में प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं है लेकिन क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन होंगी वो गलत हो जाएंगी। क्योंकि वो जो हम मान लो जीडीपी कैलकुलेट कर दिया हमने करंट प्राइस, और करंट प्राइस हमारे हाई थे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। तो अब क्या होगा कि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस हाई थे और हमने ज़्यादा जीडीपी कैलकुलेट कर दी, जो कि एक गलत तरीका हो जाएगा। इसीलिए हमें एक बेस प्राइस लेने होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जिससे कि हम एक्चुअल कंपैरिजन दोनों में कर सकें। तो यही डिफरेंस होता है नॉमिनल प्राइस एंड बेस प्राइस में। जो हमारा नॉमिनल प्राइस होता है इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। इसी वजह से इसको हम यूज बेसिकली कम करते हैं। जब हमें करेंट प्राइस पर ही जीडीपी कैलकुलेट करनी है तब हम नॉमिनल प्राइस को बोलते हैं, और उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोल देते हैं। डिप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन आल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल refers to loss in the value of asset due to wear and tear और डैमेज। क्या होता है, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनमें वियर एंड टीयर की वजह से क्या होता है, उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मान लो आपके पास अगर कोई व्हीकल भी है तो एवरी ईयर हम उसकी वैल्यू क्या देखते हैं, कम होती चली जाती है। वो क्यों होती है, ड्यू टू वियर एंड टीयर। तो उसे हम जो उसके लिए स्टैंडर्ड टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये डेप्रिसिएशन हम आगे देखेंगे जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो उसे हम क्या बोलते थे, एनएनपी। और एनएनपी एट
फैक्टर कॉस्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, नेशनल इनकम। तो इसीलिए याद रखना कि कुछ डेप्रिसिएशन भी होता है। ये मैं कैलकुलेशन बस अभी आपको बता दिए, जैसे ऐसे ही हम पूरा एक्सप्लेनेशन अभी बाद में आराम से देखेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक की टर्म है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसकी कब ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, शॉर्ट फॉर्म पेपर में आ जाएगी और पूछ लेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग कुछ इंडियंस हैं वो बाहर रह रहे हैं, मान लो इसे ये इंडिया है, ये जापान है ना। तो कुछ इंडियन कहाँ पे रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पैसा कमाया होगा वहाँ पे, और कुछ जैपनीज़ या कोई और विदेशी इंडिया में रह रहे हैं और इन्होंने भी कुछ पैसा कमाया होगा। तो जो अब इंडियन पैसा इंडिया में भेजेंगे कमा के, और जैपनीज़ इंडिया से पैसा कमा के जापान को भेजेंगे, और जब इन दोनों के डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं और जो सम बचता है, जो फाइनल वैल्यू बचती है, उसी को बोल देते हैं फैक्टर इनकम। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। रिसीव कैसे होगी, जो इंडियंस ने कमाई होगी, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो इंडिया में फॉरेनर रह रहे होंगे उनको जो इनकम पेड की होगी इंडिया ने। तो इन दोनों के डिफरेंस को जब हम लेते हैं तो उसी को बोल देते हैं हम नेशनल फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब इंडियंस हैं जो बाहर वो ज़्यादा कमा रहे हैं, अगर ये नेगेटिव है तो मतलब जो इंडिया में फॉरेनर रह रहे हैं वो ज़्यादा पैसा कमा के इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। तो यही होता है हमारा NFIA। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होता है, ये होते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स होते हैं, गिफ्ट, इसके बदले विद नो सर्विस प्रोडक्ट इन रिटर्न। मतलब आपने किसी को पे तो कर दिया है लेकिन उसके बदले में आपको कोई सर्विस या प्रोडक्ट नहीं मिला है। जनरली आप पे कब करते हैं, जब आप किसी को सामान देंगे और वो आपको पैसे देगा, लेकिन यहाँ पे क्या आपको पैसे मिल गए हैं लेकिन ना आपको कोई उसके बदले कोई आपने उसको सामान दिया ना कोई सर्विस दी है। तो ऐसे ट्रांसफ़र को हम बोल देते हैं यूनिलेटरल पेमेंट या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ये क्या होते हैं, पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन एंड गिफ्ट। इनको हम अपने जो हमारा नेशनल इनकम होता है उसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इससे ही होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ये हमने एक इससे पहले भी देखा है, कहाँ पे देखा है, इन्फ्लेशन। जब हम इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि जब हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, मैंने ऐसा बोल दिया था। वहाँ पे हमें डिफरेंस नहीं लेना है, जो एक्चुअल है वो ये है कि डिफरेंस की जगह हम इसका डिवाइड करते हैं। नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशन रेट बोल देते हैं। तो ये होता है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती होगी, मैंने वो अपने कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है कि वहाँ पे करेक्ट क्या होगा। तो इसको माइनस नहीं करते हैं, इसको वहाँ पे कंपेयर करने का मतलब था कि डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर हम यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि नेशनल इनकम ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी थोड़ा सा आगे भी हम देखेंगे, तो मैंने ये बस एक कन्फ्यूजन था इसलिए यहाँ पे इसको ऐड किया है। अब ये टर्म भी बहुत ज़रूरी है, ग्रॉस एंड नेट, ये भी हम बार बार यूज़ करेंगे आगे। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, इंक्लूड डेप्रिसिएशन। जो ग्रॉस है इसमें हम क्या है, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, और नेट होता है इसमें क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन को, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो ऐसे ही क्या, नेट क्या हो गया, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट बचेगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये हम आगे कई बार यूज करेंगे इस टर्म को, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये टर्म्स वहाँ पर यूज होंगे ग्रॉस और नेट के टर्म्स में। तो ये हमें रिलेशन याद रखना है कि नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। इसके बाद एक ये भी बहुत ज़रूरी है, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल।
डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे विद इन अ कंट्री और जोग्राफिकल बाउंड्री, और नेशनल का मतलब होगा इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द कंट्री। नेशनल इनकम, जो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होगा कि देश की अंदर जितनी भी इनकम कमाई है, ठीक है। और डोमेस्टिक और नेशनल इनकम जब हम बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि इंडियंस ने जो पैसा कमाया है जो इंडिया में ही रह रहे हैं, प्लस जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, जो बाहर की कंट्री में रह रहे हैं उसको भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और माइनस कर देंगे जो इंडियंस इंडिया में कमा रहे हैं, ठीक है। बेसिक क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियंस ने पैसा कमाया, चाहे वो विदेश में रह रहे हो चाहे वो इंडिया में रह रहे हो, और उसमें से माइनस कर देंगे जो विदेशियों ने पैसा कमाया है, बस यही होता है हमारा नेशनल। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम माइनस NFI, नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यही इसकी फुल फॉर्म थी ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई तो आप उसे अच्छे से याद कर लेना एक बार। तो अब देख लेते हैं कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनली। अब ये की टर्म्स हमने पढ़ लिए, इन की टर्म्स के बेस पे कहीं कहीं यूज होंगे, उसको हम अब यहाँ पे आराम से हम समझ जाएंगे जब यूज करेंगे तो एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम GDP बोलते हैं, एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम GNP बोलते हैं। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, फिर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी देखेंगे। कौन कौन से? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये टर्म हम अब आगे देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था ग्रॉस होता है, उसमें क्या होता है डिप्रिसिएशन इंक्लूड होता है ना, इसीलिए इनको ग्रॉस बोल रहे हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP क्या होता है? एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। ये मान लो ये इंडिया है, नक्शा पता नहीं क्या बन गया, छोड़ो ये नहीं है इंडिया। मान लो अगर ये इंडिया है और इंडिया में जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं उनके थ्रू जो पैसा कमाया है उसको हम क्या बोल देते हैं? GDP बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? GDP। अब इसमें चाहे वो इंडियंस हों या फिर फॉरेनर हों, जो इंडियंस इंडिया में रह रहे हैं और जो फॉरेनर इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया जो पैसा कमाया है और मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू पैसा जो अर्न किया है, जब उनको हम टोटल करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? GDP बोल देते हैं। इसमें इंडियंस इंक्लूड हैं और जो फॉरेनर इंडिया में रहते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। जैसे इसमें लिखा है जापानीज कार प्रोड्यूसिंग कार इन इंडिया एड्स टू इंडियन GDP। कंपनी तो जापान की, लेकिन वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है, इंडियन बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए उसे क्या बोल देंगे? उसे GDP में हम ऐड कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। सिर्फ हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही काउंट करते हैं। और विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है? इंक्लूडिंग ऑल प्रोडक्शन विद कंट्री बॉर्डर वेदर दे आर सिटीजन और फॉरनर। इनका मेन फोकस है कि बस वो इंडिया की बाउंड्री में प्रोड्यूस होना चाहिए, जो इंडियन स्टेट्स हैं उन्हीं में प्रोड्यूस होना चाहिए, चाहे वो फॉरनर हो या वो इंडियंस हों। और वो क्या होना चाहिए? फाइनल गुड होना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है? डबल एंट्री होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे GDP गलत काउंट हो जाएगी। तो ये होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये GDP एट मार्केट प्राइस जो हमने बताया था, मार्केट प्राइस में क्या होता है कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होंगे और सब्सिडी एक्सक्लूड होती हैं। तो यही होता है हमारा GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू GDP एट फैक्टर प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। दिस इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है,
जैसे इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होगा, जीएसटी भी हमारा कैसा है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसमें क्या होगा ऐड होगा। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को, कॉस्ट क्या होता है कि लैंड लेबर कैपिटल इन सबको जो हम लगाते हैं और जब पैसा कमाते हैं उनके बेस पर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये यहाँ फॉर्मूला जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस जीडीपी एट, माइनस कर देते हैं इसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। हमने ये फॉर्मूले पहले भी देखे थे, बस उनमें हमने जीडीपी ऐड कर दिया है आगे। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जीडी वो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है फैक्टर प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो बस यहाँ पे यही है, इनके आगे बस यहाँ पे क्या लगा दिया गया है जीडीपी ऐड कर दिया वो, तो वो यही फार्मूले है बस। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट फार्मूला तो एक ही, बस इसको इधर उधर कर लिया है हमने। तो ये हमने देख लिया जीडीपी क्या होता है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। अब देख लेते हैं जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल ने पैसा कमाया है, यहाँ पे कहता है कि इंडिया की जो बाउंड्री में पैसा कमाया है वो, चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियंस हो, इसमें क्या है कि इंडियंस ने जो पैसा कमाया हो, ओनली इंडियन सिटीजन द्वारा पैसा कमाया गया हो बस, चाहे वो इंडिया में रहते हो और चाहे वो विदेश में रहते हो, चाहे वो जापान में रहते हो इंडियन, लेकिन वो कौन होनी चाहिए इंडियन होने चाहिए। तो ओवरऑल जो इंडियन सिटीजन है, जो 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, उन्होंने जो पैसा कमाया है बेसिकली, जो अभी के टर्म्स में हम बात करें तो उन्होंने जो पैसा कमाया है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये सिर्फ इंडियंस ही होंगे और किसी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए इसे नेशनल बोल रहे हैं। मैंने एक डिफरेंस पहले भी बताया था नेशनल का और डोमेस्टिक का। डोमेस्टिक में क्या है कि हम ज्योग्राफी बाउंड्री की बात करेंगे, जब नेशनल बोलेंगे तो सिटीजन की बात करेंगे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, जीएनपी मेजर टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। इंडियंस ने जितना पैसा कमाया हो उसको हम जीएनपी बोलते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हो, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहे हो चाहे यूएसए में रह रहे हो, ठीक है। तो जीडीपी कहाँ चला गया, जीएनपी क्या होता है, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या होता है कि जितना पैसा इंडियंस ने कमाया है उसमें से माइनस कर देते हैं जितना पैसा फॉरेनर्स ने कमाया है इंडिया में। इन दोनों में से जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है, उसे हम ऐड कर देंगे जीडीपी में। ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल जो बचता है उसे हम बोल देते हैं जीएनपी। तो ये होता है हमारा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हमने ग्रॉस पढ़ लिए दोनों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या होता है। जीडीपी फोकस ऑन लोकेशन, ये जोग्राफिकल बाउंड्री की बात करती है जीडीपी, और जीएनपी फोकस ऑन ओनरशिप प्रोड्यूस बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री। तो इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। अब देख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि आप करेंट प्राइस पर जो आप जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे उसको बोल देते हैं नॉमिनल जीडीपी, और रियल जीडीपी क्या होती है बेस ईयर के बेस पे। तो आप बेस ईयर के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, बेस ईयर प्राइस पे आप कैलकुलेशन करते हैं तो रियल जीडीपी बोल देते हैं। तो यही होता है नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू जीडीपी एट करेंट प्राइस, वो नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू क्या होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, और रियल जीडीपी क्या होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। बेस ईयर अभी के लिए क्या है हमारा 2011-12 चल रहा है, लेकिन अब फ्यूचर में गवर्नमेंट बोल रही है, स्टार मार्क्स कर रहा हूँ ऐसा, शायद 26-27 के लिए अप्लाई कर दे, 2022-23 को वो क्या बना रहे हैं अपना बेस ईयर बनाने की सोच रहे हैं। शायद ही इम्प्लीमेंट भी हो ही जाएगा। सीपीआई जो कैलकुलेशन हमने की थी, कंबाइंड प्राइस इंडेक्स जो था हमारा, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारा था उसकी बेस ईयर भी था 2016 है ना अभी तक, लेकिन उसकी भी अभी 2023 से 2024 करने की सोच रहे हैं। तो ये इंडेक्स शायद अगले पेपर से शायद दूसरा पढ़ना शुरू करते हैं जो अगली साइकिल से, लेकिन अभी के लिए हमारा 2011 और 12 ही है। अब ये हमारा क्या जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात कर चुके थे। क्या होता है जब हम नॉमिनल जीडीपी को, जो करंट प्राइस पर जीडीपी है, उसको डिवाइड कर देते हैं बेस ईयर जीडीपी पे, बेस ईयर की जीडीपी पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो इन दोनों के जो रेशियो आता है उसको हम बोल देते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इफ़ जीडीपी डिफ्लेटर इज ग्रेटर देन व्हाट इट मीन देयर इज इन्फ्लेशन।
तो हमारा क्या है, जो इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन आ गया है, प्राइस में वेरिएशन आ चुका है, ये इंडिकेट करता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ मच जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू हायर प्राइस नॉट प्रोडक्शन। ये हमारा क्या बताता है कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब जो जीडीपी डिफ्लेटर अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये क्या दिखाएगा कि हमारे जो प्रोडक्शन हुआ है, जो जीडीपी में इंक्रीज हुआ है, वो किस वजह से हुआ है, प्राइस की वजह से हुआ है, ना कि एक्चुअल जो हम प्रोडक्शन होता है हमारा लैंड लेबर कैपिटल जिनकी वजह से उछाल आया है, वो सिर्फ उछाल किसकी वजह से आ गया, मार्केट प्राइस की वजह से आ गया है। तो ये होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो प्रीवियस मिस्टेक हो गई थी उसे, और वो मैंने कमेंट भी ऐड कर दिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू GVA shows actual contribution of each sector to the economy by subtracting the value of intermediate goods from the total output. GVA equals to वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये हम पहले भी देख चुके हैं, यही वाला फॉर्मूला था वैल्यू एडेड वाला, ठीक है। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट जीडीपी फ्रॉम सप्लाई साइड। ये किस यहाँ से जीडीपी को हम मेजर कर रहे हैं, सप्लाई साइड से। और जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था, है ना, जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था ये था डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी को कैप्चर कर रहे थे यहाँ से हम। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई साइड से देख रहे हैं, ठीक है। हेल्प इन सेक्टर वाइज कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमी, हमें हेल्प करता है सेक्टर वाइज कंपैरिजन करने में। ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, आप देख लेना, वही वैल्यू एडिशन वाला, ठीक है। अब आगे हम नेट नेशनल इनकम पे, नेट नेशनल इनकम वही NNP नेट नेशनल इनकम इज अ टोटल इनकम अर्न बाय द नेशनल रेजिडेंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। आगे कि हम अब जो ग्रॉस था जीडीपी एंड एनडीपी, हम वो जीडीपी एंड जीएनपी हमारे क्या थे, इसमें क्या जी लगाए ना, वो क्या लगा, ग्रॉस लगाया। ग्रॉस में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट नेशनल इनकम आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP। जब हम जीडीपी में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो उसे हम बोल देंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे कैलकुलेट होता है हमारा। और जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट देखते हैं, जब हम जीएनपी में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। वही बताया था मैंने कि हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमारा नेट बचता है। तो जब हम जीडीपी में से माइनस कर रहे हैं तो एनडीपी बच रहा है, और जीएनपी में से माइनस कर रहे हैं तो एनएनपी बच रहा है। तो अगर हम एक साइकिल देख, और जब हम एनएनपी इज मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट, जब एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, नेशनल इनकम। जो धीरे से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला था, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख दिया ओवरऑल फैक्टर को। तो ये होती है हमारी नेशनल इनकम। जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा बचेगा जीएनपी। और जब हम जीएनपी नहीं, एनडीपी गलत लिख दिया। और जब हम क्या करते हैं, जीडीपी में हम जो एनआई वाला फैक्टर था उसको हम वो क्या था हमारा, फिर नाम भूल गया उसका, NFIA इनको जब हम ऐड कर देते हैं तो उसे बोल देते हैं हम GNP। और जब आप
GNP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो उसे बोल देते हैं हम NNP। और NNP को जब हम कैलकुलेट करते हैं एट द रेट NNP को जब हम कैलकुलेट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट तो उसको क्या बोल देते हैं हम नेशनल इनकम। तो यही होता है हमारा नेशनल इनकम। हमने देख लिया। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, किसी तरीके से आपको बस ये टेबल पढ़ो और पूरा क्लियर हो जाए। तो GDP इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसका एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। ये डोमेस्टिक बाउंड्री के लिए होता है। GNP में क्या होता है, जब हम GDP में ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से तो इसे बोलते हैं GNP। इसमें जितने भी सिटीजन होते हैं वो यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, लेकिन इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। यहाँ पर डोमेस्टिक बाउंड्री की बात है, चाहे इसमें इंडियन हो या फॉरेनर कोई भी हो, लेकिन कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया की बाउंड्री में होना चाहिए या इसमें इंडियन सिटीजन होना चाहिए ओनली। और NDP क्या होता है, जब आप GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो उसे NDP बोल देते हैं। NNP क्या होता है, जब आप GNP में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो NNP बचा। और NNP को जब हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नेशनल इनकम। तो यही होती है हमारी रियल नेशनल इनकम। ये हमारे कुछ सिग्निफिकेंस हैं कि हम क्यों नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ का असेसमेंट लेने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए, जब हम NI को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पर कैपिटा इनकम बोल देते हैं। पॉलिसी एवेल्यूएशन करने के लिए, इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए, या अपना ही कंपैरिजन करने के लिए कि एक साल से दूसरे साल पर कितना हमने ग्रो किया है, या किसी दूसरी कंट्री से हमें कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, इन नेशनल इनकम के बेस पे ही करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन के लिए, फोरकास्टिंग इकोनॉमिक प्लानिंग बनानी हो आपको, या किस सेक्टर को कितना पैसा देना है, बजटिंग यहाँ जैसे हमें करनी हो किस सेक्टर को कितना पैसा देना है, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, तो इस सब के लिए नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। तो ये सिग्निफिकेंस या क्यों ज़रूरी है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना वो हमने देख लिया। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देख लेते हैं। ये सबसे पहले जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1867 से 1868 के बीच में इन्होंने कैलकुलेट किया था नेशनल इनकम को पहली बार किसी ने इंडिया में। वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और साइंटिफिक तरीके से किसी ने पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था वो थे VKRV राव, प्रोफेसर है, मतलब साइंटिफिक, यहाँ से आप अटैच कर सकते हो दोनों चीज़ों को। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार नेशनल इनकम को ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू कैलकुलेट किया। जो नेशनल इनकम कमेटी बनी उसके जो हमारे चेयरमैन थे वो थे PC महालोनोबिस थे। ठीक है, अब करेंट डेटा देख लेते हैं कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO क्या करता है, इसको अब कैलकुलेट करता है। अब जो नेशनल इनकम की जो गणना करता है वो कौन करता है, NSO करता है। NSO हमने पढ़ा था पहले कि इसको CSO प्लस नेशनल सैंपल सर्वे को, इनको दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया था, NSO बना लिया था। और जो करंट हमारा बेस ईयर GDP कैलकुलेशन का वो क्या है, 11-12 है। और शायद कुछ टाइम बाद हमें 2022 और 23 देखने को मिले, नेक्स्ट ईयर से शायद ये करंट डेटा चेंज हो जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए कितना है, 11-12 ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल इनकम। थैंक यू।